तो लेट्स से कि हम स्टार्ट करते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स के साथ। ये चार्ट ऑफ अकाउंट की एक बहुत सिंपल एंड स्लीक विंडो है। और जब भी आप कोई अकाउंट बनाने लगेंगे तो आपको अगर तो आपने बेस लेवल पे ही बनाना है, फाइंड करके पहले हम आपका देख लेते हैं कि करंटली अवेलेबल चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है। ये वो चार्ट ऑफ अकाउंट है जो कि सिस्टम में, तहसील सिस्टम में प्री डिफाइंड आपको अवेलेबल होता है। और जैसे मैंने शुरू में क्लासेस 5 बताई हैं, तो एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इन्हीं 5 क्लासेस के अंदर आपके तमाम के तमाम अकाउंट्स इनके चाइल्ड के तौर पर बनते हैं। आप इनकी ये कोडिंग भी इंपॉर्टेंट है कि 1 डैश जीरोस, बहुत सारे जीरोस आपको नजर आ रहे होंगे, बट फाइनेंसिंग में इन जीरोस की बड़ी अहमियत है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अकाउंट्स ग्रेजुएट्स होते हैं और कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो लोग नॉर्मली जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट के अकाउंट्स होते हैं उनको उनका कोड पढ़ के समझ आ जाती है, क्योंकि ये कोड जो है ये उनको बता देता है कि ये किस क्लास का और किस लेवल का और किस हेड के नीचे का ये अकाउंट है। तो तहसील सिस्टम ये कोडिंग खुद ही मैनेज करता है या ऑटो मैनेज होती है, यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाई जाती है। एसेट्स के को अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंडर इस वक्त एक करंट एसेट का कंट्रोल अकाउंट बना हुआ है, और उसका जो कोड है वो 1-001। और अगर मैं करंट एसेट्स को क्लिक करूंगा तो उसके नीचे मुझे नजर आएगा कि 1, 2, 3, 4 ये वो वाले कंट्रोल अकाउंट्स हैं ये एरो साइन बता रहा है कि इनके फर्दर चाइल्ड मौजूद हैं। और मैंने शुरू में अर्ज की थी कि कंट्रोल अकाउंट का चाइल्ड हो सकता है, लेकिन डिटेल अकाउंट का आगे फर्दर चाइल्ड नहीं हो सकता। तो क्योंकि वो ट्रांजैक्शन एबल अकाउंट होता है। ये जो अकाउंट्स हमें नजर आ रहे हैं ये सब कंट्रोल अकाउंट्स हैं। अब कैश अकाउंट्स को अगर मैं खोलूंगा तो आप देखेंगे कि इसके नीचे कैश ऑफिस के नाम का अकाउंट बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, एंड दिस इज डिटेल अकाउंट। ये इसका कोई चाइल्ड अकाउंट नहीं बन सकता। जब कोई नया अकाउंट बनाने लगेंगे तो सिलेक्ट पेरेंट आपको करना पड़ता है, जिससे आप बताते हैं कि ये किस हेड के नीचे अब नया अकाउंट बनाना है। तो वहां पर आप देखेंगे कि ये कैश ऑफिस अवेलेबल नहीं होगा या इसको सेलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं होगी। बट कैश अकाउंट के नीचे आप मल्टीपल जितने चाहें कैश अकाउंट्स बना सकते हैं। जैसे आपका पैटी कैश है, आपका किसी सेलमैन के साथ पास कैश का अकाउंट है, आप पैटी कैश के नाम का एक अकाउंट बना लेते हैं, एक सेलमैन के नाम से कैश अकाउंट बना लेते हैं। तो मल्टीपल कैश अकाउंट्स आप तहसील सिस्टम में मेंटेन कर सकते हैं। मल्टीपल बैंक अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैं बैंक अकाउंट्स को खोलूंगा तो यहाँ पे एक ये बैंक 1 के नाम से बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसको आप एडिट करके इसका नाम आप चेंज कर लेते हैं। और लेट्स से कि मैं कहता हूँ मेरे बिजनेस में मेरा एक मीजान बैंक में अकाउंट है और वो ठोकर ब्रांच पे है। तो मैंने वो जस्ट ये निशानी रख ली, उसका मैंने अकाउंट टाइप डिटेल आ रही है। और जो डिटेल अकाउंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के ओपनिंग बैलेंस होते हैं। जो कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो ट्रांजैक्टेबल अकाउंट्स नहीं है, उनका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। तो डिटेल अकाउंट, और मैं बता देता हूँ कि इसमें मेरे पास 1 लाख रुपया ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो और उसकी जो बैलेंस टाइप है वो डेबिट है बाय डिफॉल्ट। जैसे मैंने शुरू में अर्ज की थी कि एसेट अकाउंट्स जो होते हैं उनकी नेचर डेबिट होती है। तो मैंने इसको अपडेट कर दिया। तो अब देखेंगे कि फाइंड में करके एसेट्स में जाएंगे आप, करंट एसेट्स में, बैंक अकाउंट्स में, तो यहाँ पे ये मीजान बैंक ठोकर ब्रांच अब आ रहा है। और अगर मैंने यहाँ पे एक और बैंक अकाउंट बनाना हो तो वो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं सिलेक्ट पेरेंट करूंगा और एसेट्स के नीचे करंट एसेट्स के अंदर जो बैंक अकाउंट्स का मेन हेड है उसको मैं ओपन करूंगा। देखें, इसी को ऑप्शन है मेरे पास सिलेक्ट करने की। लेकिन ये जो मीजान बैंक है ये डिटेल अकाउंट है, इसके साथ ऑप्शन नहीं है सेलेक्ट करने की, क्योंकि वो डिटेल अकाउंट है, वो उसका कोई चाइल्ड नहीं हो सकता। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरा एक अलाइड अकाउंट है और वो गुलबर्ग ब्रांच में अलाइड बैंक है, गुलबर्ग ब्रांच। और मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे इस अकाउंट में 2 मिलियन लेट से पड़ा हुआ है। तो मैंने उसका वो डिटेल इसमें बता दी, इसको भी मैंने सेव कर दिया। तो मुझे अब मेरे बैंक अकाउंट्स में 2 अकाउंट आ गए हैं। छोटा सा अगर मैं फर्दर इसमें आपको करके दिखा दूं कि आप इसमें फिक्स एसेट्स अपने किस तरह मैनेज करते हैं, तो देखिए एसेट्स के नीचे जहां पे करंट एसेट्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसी के लेवल पे एक फिक्स एसेट का भी आ जाए। तो मैं एसेट्स को एज ए पेरेंट सेलेक्ट करूंगा और इसके नीचे मैं अपना फिक्स्ड एसेट्स के नाम से कंट्रोल अकाउंट बना दूंगा।
एंड देन अगेन मैं फिर अब फिक्स एसेट्स को सेलेक्ट करूंगा एज ए पेरेंट, और उसको मैं उसके नीचे मैं अगेन एक कंट्रोल अकाउंट बनाऊंगा लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से। देन उस लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे फिक्स एसेट्स के साथ ही मैं एक बनाऊंगा प्लांट एंड मशीनरी। देन तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से आप अपने अकाउंटिंग को अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को अपनी मर्जी से अप टू 5 लेवल इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपना चार्ट ऑफ अकाउंट तरतीब दे सकते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल बना ली। एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे और आपसे शेयर करता जाऊं कि जैसे करंट एसेट्स हैं और यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल्स हैं। इसके अंदर देखें, जो कस्टमर रिसीवेबल का बाय डिफॉल्ट अकाउंट है, ये आपका डिटेल अकाउंट है, बट इस अकाउंट ये सिस्टम अकाउंट है और आपके जितने भी कस्टमर्स हैं वो इस अकाउंट के एज ए सब लेजर के तौर पे बिहेव करते हैं तहसील सिस्टम पे। इसी तरह लाइबिलिटीज के अंदर सप्लायर पेबल्स का एक अकाउंट है जो कि आपके जितने भी वेंडर अकाउंट्स होते हैं वो उसके साथ कनेक्टेड है। तो जब आप ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट लेते हैं तो आपको कस्टमर रिसीवेबल्स में जो बैलेंस नजर आ रहा होगा वो आपके तमाम कस्टमर्स का मजमूई बैलेंस होगा। यू गॉट माई पॉइंट। अच्छा, मैं कहता हूँ कि इसी अकाउंट रिसीवेबल के नीचे जिस तरह विदहोल्डिंग टैक्स भी आ रहा है, ये भी सिस्टम अकाउंट है। जब आप कस्टमर से पेमेंट लेते हैं और वो आपका विदहोल्डिंग टैक्स चार्ज करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट इस अकाउंट में जा रहा होता है। और मैं कहता हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल के नीचे मैं एम्प्लॉई एडवांसेस के नाम से एक कंट्रोल अकाउंट बना देता हूँ। मैंने इसे सेव किया और देन इस कंट्रोल अकाउंट के नीचे मैं अपने एम्प्लॉइज के अकाउंट रिसीवेबल के अंदर ने कहा कि मेरा एक एम्प्लॉई है, लेट्स से राशिद, एडवांस अकाउंट, उसका जो भी एडवांस एंड लोन अकाउंट है मैं वो अकाउंट यहाँ पे एक क्रिएट कर, और मैं कहता हूँ कि इसमें ये डिटेल अकाउंट है और ऑलरेडी उसकी तरफ 20,000 रुपया एडवांस गया हुआ है। तो मैंने जब पहले दिन होगा ये सिर्फ मुझे उसी वक्त बताना पड़ेगा। इसके बाद लेटर ऑन जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो सब वोचर के थ्रू हो रही। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट की मैनिपुलेशन कर सकते हैं। एसेट्स, फिक्स एसेट्स, उसके अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। अब इनके नीचे ये सब कंट्रोल अकाउंट्स हैं, डिटेल अकाउंट्स फर्दर आगे बनेंगे, ठीक है। और उन सब के अंदर आपकी तमाम फाइनेंशियल एंट्रीज वोचर्स के जरिए पॉसिबल एंड डूएबल है। इसी तरह कैपिटल में आप देखेंगे कि ओनर कैपिटल के नाम से एक अकाउंट बाय डिफॉल्ट बना होता है और उसके अंदर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लाइबिलिटीज में अकाउंट रिसीवेबल और उसके नीचे सप्लायर पेबल्स का, फिर देन जीएसटी रिसीव्ड और जीएसटी पेड की ट्रांजैक्शन। ये तमाम वो सिस्टम बाय डिफॉल्ट जो तहसील सिस्टम के साथ आपको बेसिक अकाउंट्स बने होते हैं। अब इनमें ही अकाउंट पेबल्स के नीचे आप एक नई कैटेगरी बना सकते हैं लोन्स की, आपकी लीज अकाउंट्स की, आपकी इसी तरह कोई भी आपकी जो फाइनेंस की जरूरत होती है वो यहाँ पे आप अकाउंट्स उनके बना लेते हैं। रेवेन्यू अकाउंट में बाय डिफॉल्ट सेल रेवेन्यू एक अकाउंट आ रहा होता है और आपकी जितनी भी सेल हो रही होती है उसका क्रेडिट इफेक्ट जो है वो यहाँ पे सेल रेवेन्यू में इम्पेक्ट हो रहा होता है। सिस्टम ऑटोमेटिकली हमारा डील कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे आपको जरूरत पड़ सकती है कि आप लेट से अदर इनकम के नाम से कोई अकाउंट बनाना चाहें, आपकी लोकल सेल या और उसके साथ अगर एक्सपोर्ट भी है तो आप लोकल सेल का अकाउंट अलहदा, एक्सपोर्ट का अलहदा करना चाहें, तो ये तमाम ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। यू कैन प्ले अराउंड विद देम। इसी तरह एक्सपेंसेस के अंदर आप देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट मौजूद है जिसके अंदर कंट्रोल अकाउंट है, जिसके अंदर डिस्काउंट गिवन एज ए एक्सपेंस के तौर पे आपके सब एंट्रीज बाय डिफॉल्ट इसमें आ रही होती हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हर सेल पे आपकी जो भी आइटम सेल हो रही हैं उनका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सीओजीएस का जो इम्पैक्ट होता है वो उस वक्त सेल के टाइम पे इस अकाउंट को हिट कर रहा होता है। और अगेन मैं रिपीट कर दूं कि ये फाइफो मेथड के तहत हमारा सिस्टम उसको कैलकुलेट कर रहा होता है और वो यहाँ पे
एक्सपेंस कर रहा होता है, आपकी एक्सपेंस आउट हो रही होती है। अक्सर बिजनेस ओनर्स को, जो कि जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं होता, उनको ये कंफ्यूजन होती है कि वो कहते हैं परचेजिंग की है तो वो हमने एक्सपेंस के तौर पे उसको डील करना है। जो आपने रॉ मटेरियल या कोई भी स्टॉक आपने बाय किया है, वो आपका एक्सपेंस उस वक्त नहीं होता। आपने उसके अगेंस्ट जो पेमेंट की है, तो उसके अगेंस्ट कोई स्टॉक भी तो आया है। तो इसलिए जब भी आप कोई परचेजिंग करते हैं, तो वो बेसिकली सबसे पहले उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके स्टॉक अकाउंट्स में जाता है। यहाँ पे मैं आपको करंट एसेट्स के अंदर दिखाऊं कि ये स्टॉक अकाउंट है, जिसके नीचे स्टॉक इन हैंड आ रहा होता है। तो आपकी जितनी भी बाइंग हो रही होती है परचेज मॉड्यूल के अंदर, वो स्टॉक्स इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर आपको उसके इम्पैक्ट तो वहां पे मैनेज हो रहे होते हैं, बट जो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट है वो स्टॉक इन हैंड को हिट कर रहा होता है। और जब आपकी कोई रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाती है और आप प्रोडक्शन किसी सिस्टम कोई किसी चीज की डालते हैं, तो वो स्टॉक इन हैंड को क्रेडिट करके वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट कर देता है। और जब वो कोई चीज आपकी जो फिनिश गुड है वो बिकती है, तो उस सिर्फ उतनी चीज जो बिकी है उसके अंदर जितना भी रॉ मटेरियल कंज्यूम हुए थे, या अगर वो ट्रेड आइटम है तो वो जितने की आई थी, उसका इम्पैक्ट जो है वो फिर डायरेक्ट आपके एक्सपेंस के अंदर, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हिट कर रहा होता है। यानी कि आपका एक्सपेंस सिर्फ वो चीज होती है जो सेल हो गई है और उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है, जो बाइंग प्राइस के ऊपर जो आप उसकी कॉस्ट बनती है, वो उस आइटम जब तक वो सेल नहीं होती उस वक्त तक वो आपके एसेट में पड़ी है ना, तो वो आपका एक्सपेंस नहीं है। वो एक्सपेंस आपका उस वक्त बनता है जब वो चीज सेल हो जाती है। तो इसलिए सेल के टाइम पे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स का एक्सपेंस आउट हो रहा होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे ही एडमिन एक्सपेंसेस की कैटेगरी है, एक इनकम एक्सपेंस का फिक्स अकाउंट है। अब एडमिन एक्सपेंसेस की कैटेगरी में एम्प्लॉय सैलरीज के अकाउंट्स हैं, ब्रेकेज, वेस्टेज, रेंट, बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ पे आप अब मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट के अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर फ्रेट का अकाउंट भी आए, तो आप कॉस्ट ऑफ सेल के नीचे एक फ्रेट का अकाउंट बनाएंगे, और जितने भी आपके सेल के रिलेटेड डिलीवरी का एक्सपेंस है, यानी कि एक सेल पे जितना भी एक्सपेंस आ रहा होता है उसमें फ्रेट का एक्सपेंस शामिल हो सकता है, आप उसमें बिजली का एक्सपेंस अगर काउंट करना चाहते हैं, आप उसमें अगर रेंट का भी अकाउंट शामिल करना चाहते हैं, तो आप ये कॉस्ट ऑफ सेल के हेड के नीचे उन तमाम चीजों को रखेंगे जो कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सेक्शन में आप देखना चाहते हैं प्रॉफिट लॉस के अंदर। जब हम प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें ये चीज फर्दर क्लैरिटी हो जाएगी। और यहाँ पे दूसरी कैटेगरी एडमिन एक्सपेंसेस है। तीसरी कैटेगरी आप यहाँ पे बना सकते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे बना देता हूँ मार्केटिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंस, और इसको मैं कंट्रोल अकाउंट रखता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये मेन ही एक्सपेंस के नीचे एक मेन कैटेगरी के तौर पे मार्केटिंग एक्सपेंसेस बन गई है। इसके नीचे मैं कह देता हूँ कि ब्रोशर प्रिंटिंग हमारा एक, लेट्स से ब्रोशर, इसका एक मैं कहता हूँ कि डिटेल अकाउंट है। जरूरी नहीं है कि आपने 5वें लेवल तक खींच के ले जाना है हर अपने अकाउंट्स की हायरार्की को। आप अपने किसी भी लेवल पे किसी भी अकाउंट को डिटेल कर सकते हैं और वहां से उसका आगे चाइल्ड नहीं बनेगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस में अगर कोई मेरा मार्केटिंग एक्सपेंसेस में जो से मार्केटिंग के लोग हैं उनकी सैलरी अगर आ रही हैं तो मैं उनके अकाउंट बना सकता हूँ। मार्केटिंग के लिए अगर मैंने कोई एड चलाई है तो एड का एक्सपेंस का अकाउंट में बना लेता हूँ, और उसके अंदर, अच्छा यहाँ पे आप दो नोट करेंगे कि एक्सपेंसेस की दफा डिटेल का मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उसका कोई ओपनिंग बैलेंस वाला सेक्शन नीचे नहीं आता। उसकी वजह यह है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत जो एक्सपेंस अकाउंट्स होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस नहीं आता। ठीक है, तो जिस दिन से आप सिस्टम तफसील पे अपना शुरू करेंगे, बाकी तमाम ऊपर वाली जो क्लासेस हैं अकाउंट्स की, उन सब के ओपनिंग बैलेंसेस पॉसिबल हैं। बट डिटेल जो एक्सपेंस अकाउंट्स होते हैं इनका कोई ओपनिंग बैलेंस होता ही नहीं। ठीक है, तो ये जिस दिन से आपने सिस्टम शुरू किया उस दिन से आप वोचर्स के जरिए एक्सपेंसेस में एंट्रियां कर सकते हैं, बट इनके कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होते। तो ये मैंने एक डिटेल अकाउंट बना दिया। तो आई होप सो कि, अच्छा इसी तरह ही मैं अब चाहता हूँ कि
एक और सिनेरियो हम डील डिस्कस कर लें कि मार्केटिंग एक्सपेंस में एक मैंने अकाउंट बनाया एड एक्सपेंस का, और फर्ज करते हैं कि ये अकाउंट मेरा मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं है, ये एडमिन का एक्सपेंस था और मैंने इसको गलत कैटेगरी में डाल दिया है। तो अब अगर मैंने इसको यहाँ से उठा के एडमिन एक्सपेंस में ले जाना होगा, तो बड़ा सिंपल है। आप इस एडमिन एक्सपेंस को फाइंड के बटन से जाके फाइंड के बटन से जाके एड मार्केटिंग एक्सपेंस को ओपन करेंगे और एड एक्सपेंस को एडिट करेंगे। वैसे तो ये एड एक्सपेंस मार्केटिंग का एक्सपेंस होता है, लेकिन मैं जस्ट एक सिनेरियो समझाने के लिए कि अगर आपने एक अकाउंट गलती से किसी और क्लास में बना लिया है, कैटेगरी में बना लिया है, लेकिन या कल को आप करना चाहते हैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को, आपके अमाउंट्स या बैलेंसेस उन पे कोई इम्पैक्ट आए बगैर, तो आप उसकी मैं एग्जांपल आपसे शेयर करूं कि इस तरीके से कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने इसको फाइंड का बटन दबा के एडिट किया है एड एक्सपेंस अकाउंट्स को। ये इस वक्त 5004 इसका पेरेंट अकाउंट है, जिसका चाइल्ड है 5004,002। लेकिन मैं अब चाहता हूं कि ये मार्केटिंग एक्सपेंस की बजाय इसको मैं ले जाऊं एडमिन एक्सपेंस के अंदर। तो मैं इसको एडमिन एक्सपेंस को सिलेक्ट कर लूंगा, तो मुझे सिस्टम ने एडमिन एक्सपेंस ऊपर पेरेंट में सिलेक्ट कर दिया और इसका कोड चेंज कर दिया है। क्यों? अब ये जो एडमिन एक्सपेंस के अंदर जो कोडिंग सिनेरियो चल रही, उसमें जो मैक्स नंबर है 3 अकाउंट वहां पे एडमिन एक्सपेंस में ऑलरेडी डिटेल अकाउंट मौजूद है, इसने ये चौथा नंबर इसको लगा दिया। और जब मैं इसको अपडेट करके अब मैं फाइंड करके अपनी हायरार्की देखूंगा, तो आप देखेंगे कि जो आपका एड एक्सपेंस का अकाउंट है, मार्केटिंग एक्सपेंस से वो निकल चुका है और एडमिन एक्सपेंस के अंदर वो आपका ये एड एक्सपेंस अकाउंट आ चुका है। तो इस तरीके से बहुत इजीली आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट की पूरी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये था हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट का प्रोसेस। अब